Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, होप आप सब लोग टैक्स ऑडिट्स करने में बिजी होंगे जिसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की टैक्स ऑडिट आपको 30 सितंबर 22 तक देनी है। काफ़ी प्रोफेशनल्स की क्वेरीज आई हमारे पास कि जिस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है, क्या उस केस में टीपी ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर होती है या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट भी आगे हो जाती है? तो लेट मी क्लैरिफाई यू कि जिस केस में आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा उन केसेस के अंदर आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट की दोनों की ही ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2022। इट मींस आप पे अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं है तो आपकी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है 30 सितंबर और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। अगर आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है ऑडिट 3CEB की, सो उस केस में आपकी टैक्स ऑडिट एज वेल एज ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट दोनों केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2022 एंड आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट उन केसेस के अंदर है 30 नवंबर 2022। फ्रेंड्स, 6 पार्ट्स हम अपनी टैक्स ऑडिट सीरीज के पहले ही इशू कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सभी पार्ट्स में हमने वो सब प्रैक्टिकल चैलेंजेस को डिस्कस किया है जो टैक्स ऑडिट कंप्लीट करते वक्त आपके सामने आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 के अंदर जो सेक्शन 94B में एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड जो इंटरेस्ट की डिसअलाउंस है उसकी रिपोर्टिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कैसे करनी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का क्लोज 30 कैपिटल बी हमें बोलता है कि सेक्शन 94B के इंटरेस्ट की डिसअलाउंस की रिपोर्टिंग यहां करो। सबसे पहले हमें क्लोज 30B पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि सेक्शन 94B में आखिर डिसअलाउंस इंटरेस्ट की आती कहां पे है। अगर आपने पार्ट 6 में आपको याद हो तो हमने सेक्शन 43B की बात की थी, जहां पे हमने बात की थी जितना भी इंटरेस्ट हमने बैंक्स को, NBFCs को या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देना है, अगर हमने वो ड्यू डेट ऑफ ITR तक पे कर दिया तो वो अलाउ हो जाएगा, नहीं तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन हमने वहां कहीं भी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड इंटरेस्ट की बात नहीं की थी। इट मींस इस प्रोविजन में हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जब आप आउटसाइड इंडिया से किसी फॉरेन कंपनी से कोई लोन लेते हैं अपनी कंपनी के लिए और वो फॉरेन कंपनी आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है और उसकी एक यूएस की होल्डिंग कंपनी है AINC। सो अगर ए लिमिटेड AINC से कुछ लोन्स लेती है सो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 94B के प्रोविजंस को देखा जाएगा। सो लीगल गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं सो क्लोज 30B ऑफ फॉर्म 3CD requires assessee to fill the details of interest incurred on external commercial borrowings obtained from associated enterprises। एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन जो ट्रांसफर प्राइसिंग में एप्लीकेबल होती है वही डेफिनेशन यहां पे होगी। वेयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड्स ₹1 करोड़ मींस अगर मैंने किसी आउटसाइड इंडिया की एसोसिएटेड एंटरप्राइज को कोई इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है और वो इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनता है एक फाइनेंशियल ईयर में, सो सेक्शन 94B की इंप्लीकेशंस आ जाएंगी। इट मींस देयर आर 2 कंडीशंस कि 94B हम पे एप्लीकेबल हो जाए। नंबर फर्स्ट कंडीशन इज आपने नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कोई लोन लिया हुआ है। सेकेंडली उसका जो ब्याज बनता है फाइनेंशियल ईयर का वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसा कोई भी केस आपके सामने आता है तो जो आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा दैट विल बी 30% ऑफ इबिडा। इबिडा मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। मींस जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अर्निंग्स हैं बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर अमोर्टाइजेशन, उसका 30% या इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। यानी कि गवर्नमेंट ने यहां बोल दिया कि आपको नॉन रेजिडेंट AE से लिए गए लोन पे आपको जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी वो आपके इबिडा के 30% से ज्यादा नहीं मिल सकती। इट मींस अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट इबिडा के 30% से ज्यादा है ऐसे केस के अंदर हम जो डिडक्शन देंगे ओनली एंड ओनली 30% ऑफ इबिडा की देंगे। तो बाकी अमाउंट का क्या होगा, जितना अमाउंट मुझे डिसअलाउ हो जाएगा अभी बात करेंगे उसकी। सो इस केस के अंदर हमें 30% ऑफ इबिडा तक की डिडक्शन मिलेगी। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिसअलाउड अमाउंट। सो द बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिसअलाउड and is eligible to be carried forward and set off up to 8 subsequent assessment years। means
अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर आप याद करेंगे तो वो आपको इन्फिनिटी पीरियड के लिए अलाउ हो जाता है, लेकिन हम अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे सेक्शन 94B की, सो आपको सब्सीक्वेंट 8 असेसमेंट ईयर्स में उस डिसअलाउड अमाउंट का क्रेडिट मिल जाएगा। इट मींस अगर मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं तो जब ये इंटरेस्ट वो डिसअलाउ करेंगे तो साथ साथ वो इस अमाउंट पे डेफर्ड टैक्स एसेट को बनाना भी याद रखेंगे, क्योंकि इस अलाउंस की डिडक्शन हमें अगर इस साल में नहीं मिली है सो आने वाले 8 साल में मिल सकती है। तो मैं अपनी प्रोजेक्शन लगा के देखूंगा, इस केस में वो कंपनी अपनी प्रोजेक्शन लगा के देखेगी कि क्या अगले 8 साल में ये अमाउंट हमें क्लेम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सो इट मींस एबिडा के 30% से ज्यादा का अमाउंट आपको अलाउ नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा आपका ब्याज है तो बैलेंस अमाउंट आपका 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है। एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं कि क्या प्रोविजन है। ए लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए इंक यूएसए। इट हैज टेकन लोन फ्रॉम यूएसए कंपनी। सो ए लिमिटेड ने यूएसए बेस्ड ए इंक यूएसए से लोन लिया है। The EBITDA and interest on loan from US company of A Limited for Y1 to Y4 ईयर 1 से लेके ईयर 4 का जो EBITDA का अमाउंट है और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हमें एग्जांपल में दिया हुआ है। Y1 में 5 करोड़ का EBITDA है, 1 करोड़ 20 लाख का इंटरेस्ट है। इट मींस 30% ऑफ EBITDA हो गया 1.5 करोड़ रुपए। मुझे 1.5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट नहीं मिलेगा। यहां तो इंटरेस्ट ही 1 करोड़ 20 लाख का है और सेक्शन भी तभी लगता है जब 1 करोड़ से हमारा ब्याज बढ़ जाता है। तो सो पहले ईयर के केस में मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अलाउंस मिल जाएगी। ऐसे ही Y2 में EBITDA 2 करोड़ है, इंटरेस्ट 1.5 करोड़ है। Y3 में EBITDA 5 करोड़ है, इंटरेस्ट 1 करोड़ 30 लाख है। Y4 में EBITDA 3 करोड़ है एंड इंटरेस्ट 1 करोड़ 15 लाख है। हमें निकालना है कितना अलाउएबल एंड डिसअलाउएबल इंटरेस्ट होगा ईयर 1 टू लेके ईयर 4 में। सो इम्प्लीकेशन टेबल में देखते हैं कि क्या इम्प्लीकेशन होगी। अगर हम Y1 की बात करते हैं सो Y1 में जो EBITDA है हमारा वो है 5 करोड़ रुपए का। इट मींस EBITDA का 30% आ गया 1.5 करोड़। इंटरेस्ट है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। इट मींस मुझे 100% इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा क्योंकि 30% ऑफ EBITDA 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बनता है। तो जितना इंटरेस्ट मैंने पे किया कंप्लीट इंटरेस्ट मुझे अलाउ हो जाएगा। कोई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की इस केस में बात ही नहीं है क्योंकि कंप्लीट इंटरेस्ट मुझे अलाउ हो गया। ईयर 2 में मेरा EBITDA है 2 करोड़ का, इंटरेस्ट है 1.5 करोड़ का। आप बताइए 30% ऑफ EBITDA बना 0.60 करोड़ यानी कि 60 लाख रुपीस का। सो मेरा EBITDA का 30% है 60 लाख रुपीस और मेरा इंटरेस्ट है 1.5 करोड़ रुपए का। तो इस केस में जो मुझे अलाउंस मिलेगी दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 60 लाख रुपीस और 90 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मुझे इस साल में नहीं मिलेगा। मैं उसे अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकता हूं। सो इसके सेकेंड ईयर के अंदर मुझे जो अलाउंस मिलेगी वो 60 लाख रुपीस की मिलेगी। सेट ऑफ तो मैंने कुछ किया नहीं इस केस में और 90 लाख रुपीस का इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो फ्यूचर्स के ईयर में सेट ऑफ हो सकता है। ईयर 3 में EBITDA है 5 करोड़ रुपीस का, इंटरेस्ट है 1 करोड़ 30 लाख रुपीस का। इट मींस मेरा जो EBITDA है वो है 1.5 करोड़ रुपीस। अगर मैं 30% ऑफ EBITDA की बात करता हूं तो वो आता है 1.5 करोड़ रुपीस। इंटरेस्ट है 1 करोड़ 30 लाख रुपीस। इट मींस मेरे पास 20 लाख रुपीस का कुशन है कि मैं अपना ब्रॉड फॉरवर्ड जो मेरे पास अनएब्जॉर्ब्ड इंटरेस्ट है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो इट मींस इसमें मैं 30% ऑफ EBITDA जितना अमाउंट यानी कि 1.5 करोड़ रुपए को यहां पे अलाउ करा लूंगा। मींस कि इंटरेस्ट तो मेरा 1 करोड़ 30 लाख रुपीस P&L में डेबिट हुआ है, लेकिन मैं जो अलाउंस यहां पे लूंगा वो 1 करोड़ 50 लाख रुपीस की लूंगा और 20 लाख रुपीस मैं सेट ऑफ करूंगा जो Y2 से 90 लाख रुपीस का अनएब्जॉर्ब्ड इंटरेस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है। Y4 की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में EBITDA है 3 करोड़ रुपीस का। इस केस के अंदर इंटरेस्ट है हमारा 1 करोड़ 15 लाख रुपए का। इट मींस हमारा EBITDA आया 90 लाख रुपीस, 30% ऑफ EBITDA एंड इंटरेस्ट आया 1.15 लाख रुपीस। तो इस केस में मुझे EBITDA तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और 90 लाख रुपीस का इंटरेस्ट ही मैं अलाउ कर सकता हूं। सो इस केस के अंदर 25 लाख रुपीस का इंटरेस्ट हमारा जो सेट ऑफ नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इट मींस 90 में से 20 कटे थे तो 70 का कैरी फॉरवर्ड बचा था और 25 प्लस करने के बाद अब 95 लाख रुपीस का कैरिड फॉरवर्ड इंटरेस्ट है जो Y5, Y6, Y7, Y8 या आगे के सालों में सब्जेक्ट टू सब्सीक्वेंट 8 असेसमेंट ईयर्स की कंडीशन में एडजस्ट हो जाएगा।
क्लोज 30B जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है फॉर्म 3CD में, उसमें हमें क्या क्या डिटेल देनी है। देखिए क्लोज 30B का ए हमें बोलता है वेदर द असेसी हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ सिमिलर नेचर एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 94B। तो सबसे पहले तो बताना है क्या मैंने सेक्शन 94B में आने वाले इंटरेस्ट यानी कि नॉन रेजिडेंट एई से को दिए गए इंटरेस्ट को क्या मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा का इस बार इंकर किया है। यस है तभी हमने बी को फिल करना है, नहीं तो बी फुलफिल नहीं होगा। इट मीन्स ए में या तो यस आएगा तो टेबल बी ओपन होगी, अगर नो आएगा तो टेबल बी हमने फिल नहीं करनी है। टेबल बी देखते हैं क्या है। इफ़ यस प्लीज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स। फर्स्ट में हमें बताना है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर इंकर्ड। सो फर्स्ट में हमें बताना है कितना कितना टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है, इसे हम बताएंगे फर्स्ट में। टोटल इंटरेस्ट हमने इंकर कितना किया है उसे हम B1 में बताएंगे। B2 में हमने बताना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इट मींस EBITDA कितना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का। सो सेकंड नंबर कॉलम में हमने EBITDA बताना है कि हमारा कितना EBITDA इस फाइनेंशियल ईयर का निकल के आता है। थर्ड कॉलम में हमने दिखाना है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ सिमिलर नेचर एज पर वन अबव विच एक्सीड्स 30% ऑफ EBITDA। तो जितना भी अमाउंट हमारा EBITDA से 30% जो EBITDA इंटू 30% बनता है उससे ज़्यादा वाला जितना भी अमाउंट है उसे हम यहाँ पे शो करेंगे। इट मीन्स अगर हम Y2 की बात करें सो EBITDA का 30% है 60 लाख रुपीज़ एंड इंटरेस्ट है 1.5 करोड़ रुपीज़। तो इस केस में 90 लाख रुपीज़ का अमाउंट मैं शो करूँगा कि ये ऐसा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है जो EBITDA के 30% से ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 4 डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड। सेक्शन 94B4 में कितना अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है। सो आप अगर ईयर 1 की बात करेंगे तो उसमें कुछ भी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। ईयर 2 में भी ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट कुछ भी नहीं है क्योंकि पिछले साल Y1 के अंदर कुछ भी कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट नहीं था। ईयर 3 में 90 लाख रुपीज़ का ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट है। ईयर 4 में 70 लाख रुपीज़ का ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट है। ईयर 5 जो होगा उसमें 95 लाख रुपीज़ का ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट होगा। सो पॉइंट नंबर 4 में हमें वही ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट बनाना है। फिफ्थ में हमें बताना है डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड। सो पहले वाले में हमें बताना है ब्रॉट फॉरवर्ड और यहाँ हमें बताना है कैरिड फॉरवर्ड। सो अगर हम Y1 की बात करते हैं तो Y1 में कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट भी 0 है। Y2 में कैरिड फॉरवर्ड का अमाउंट है 90 लाख रुपीज़ का। Y3 में कैरिड फॉरवर्ड का अमाउंट है 70 लाख रुपीज़ का एंड Y4 में कैरिड फॉरवर्ड का अमाउंट है 95 लाख रुपीज़ का। सो इस एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि क्लोज 30B में आपको अमाउंट्स को किस किस तरीके से दिखाना है। इट मीन्स आप किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं और उस कंपनी में आप अगर ये देखते हैं कि किसी एसोसिएट कंपनी से लोन लिया हुआ है, गारंटी ली हुई है, ऐसे केस में अगर अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कंपनी पे कर रही है तो उस कंपनी की बैलेंस शीट निकाल के आप EBITDA कैलकुलेट करेंगे, उसका 30% मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या इंटरेस्ट उस लिमिट के विद इन में है या नहीं है। अगर विद इन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा है तो जो सरप्लस इंटरेस्ट है उसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड इस साल के अंदर उसे हम डिसअलाउ कर देंगे। सो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।